सोचिए, मान लीजिए कि कोई 1 साल से एक बंद दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसके सारे कागजात चेक हो चुके हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है, और उसे पता है कि अंदर कुछ कुर्सियां खाली हैं। हाँ, बस नाम पुकारे जाने का इंतजार है। बिल्कुल। लेकिन अचानक वो दरवाजा खुलता है और उन इंतजार करने वालों को छोड़कर पीछे से 32 बिल्कुल अनजान लोगों को सीधा अंदर वीआईपी एंट्री दे दी जाती है। और कोई जवाब भी नहीं मिलता। सही कहा। जब कारण पूछा जाता है तो एकदम सन्नाटा। और आपको पता है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSCC CGL 2023 परीक्षा की वेटिंग लिस्ट में शामिल सैकड़ों छात्रों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। ये वाकई बहुत चौंकाने वाला है ना? और आज हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक विश्लेषक के तौर पर हम उस आधिकारिक डेटा, जो भी प्रशासनिक मजबूरियां रही होंगी, और उन लूपहोल्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने राज्य की इस सबसे बड़ी भर्ती को एक भूल भुलैया बना दिया है। मतलब हमें क्या हुआ, इसके साथ साथ कैसे और क्यों हुआ, दोनों पर बात करनी है। एकदम सही, गहराई से समझना होगा इसे। तो सच कहूं तो जब एक रिपोर्टर की तरह मैंने इस पूरी टाइमलाइन को खंगाला तो कई मोड़ इतने ज्यादा अजीब लगे कि यकीन करना मुश्किल हो गया। चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। हाँ, 2023 से। जी, साल 2023 एक बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन जारी होता है। कुल 2025 पदों पर भर्ती का वादा किया जाता है। और इसमें अगर मैं सही हूं तो 2017 रेगुलर पद थे। हाँ, 2017 रेगुलर पद और 8 बैकलॉग पद शामिल थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं थी। राज्य के सबसे अहम पद इसमें शामिल थे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस भर्ती का जो स्केल था ना, वो बहुत विशाल था। अगर हम पदों के विवरण को थोड़ा करीब से देखें तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO के 883 पद थे। 883, बाप रे। हाँ, और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के 335, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के 182, प्लानिंग असिस्टेंट के 5, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के 195, अच्छा, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के 252 और सर्कल इंस्पेक्टर के 185 पद शामिल थे। मतलब इतनी बड़ी संख्या में पदों का आना, ये तो साफ है कि लाखों युवाओं ने अपनी सालों की मेहनत इस एक परीक्षा पर लगा दी होगी। बिल्कुल, रातों की नींदें खराब की होंगी। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इतनी बड़ी परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि सिलेक्शन का आधार आखिर क्या होगा। हाँ, मेरिट कैसे बनेगी, यही सबसे अहम है। बिल्कुल। तो जब हम उस आधिकारिक प्रेजेंटेशन को खंगालते हैं तो उसकी फोटो नंबर 18 फोटो नंबर 18 आई, उसमें एक बहुत ही स्पष्ट गोल्डन रूल लिखा था। वो बहुत जरूरी क्लॉज है। हाँ, उसमें साफ तौर पर दर्ज था कि मेरिट लिस्ट केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल पेपर 2 और पेपर 3 के प्राप्तांकों यानी मार्क्स को जोड़कर बनाई जाएगी, और इसे कॉमन मेरिट लिस्ट का नाम दिया गया। ये नियम ना इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। हाँ, मतलब पेपर 2 आमतौर पर भाषा का पेपर होता है। हाँ, लैंग्वेज पेपर जी, और पेपर 3 सामान्य ज्ञान का। इन दोनों के स्कोर को मिलाकर एक पारदर्शी मेरिट तय होनी थी। लेकिन जब लाखों लोग परीक्षा देते हैं तो ऐसा तो होता ही होगा कि बहुत से लोगों के मार्क्स, मतलब अंक, एकदम बराबर आ जाए। अरे ये तो बहुत आम बात है। सैकड़ों उम्मीदवारों के अंक एकदम टकरा जाते हैं। तो इस स्थिति को सुलझाने के लिए एक टाई ब्रेकर का नियम भी पहले से तय था। अच्छा, वो क्या? अगर 2 उम्मीदवारों के अंक समान हों तो जन्म तिथि देखी जाएगी। ओके, मतलब उम्र। हाँ, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे नौकरी पहले मिलेगी, क्योंकि उसके पास भविष्य में अवसर कम बचते हैं। ये तो काफी लॉजिकल है। और अगर उम्र भी सेम हो जाए तो? अगर इत्तेफाक से उम्र भी समान निकल जाए तो फिर उनके ग्रेजुएशन में जो अंक मिले हैं उसके आधार पर फैसला होगा। वाह, मतलब हर चीज के लिए बैकअप प्लान था। और इसके साथ ही कट ऑफ का नियम भी तो एकदम पक्का था ना? जी हाँ, बिल्कुल। हर वर्ग के लिए न्यूनतम अंक तय थे ताकि एक बेसिक स्टैंडर्ड बना रहे। नियम पुस्तिका में न्यूनतम अर्हतांक यानी कट ऑफ का प्रतिशत एकदम स्पष्ट था। वो प्रतिशत क्या क्या थे? देखिए, अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। ठीक है, 40%। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए ये सीमा 32% थी। ओके। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5%, माफ कीजिएगा 36.5%। 36.5%, राइट। हाँ, और आदिम जनजाति के लिए ये 30% रखा गया था। मतलब ये तो एक
बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और पारदर्शी फ्रेमवर्क लग रहा है। बिल्कुल, कागज पर तो सब बहुत साफ था। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब नियम इतने साफ सुथरे थे, कट ऑफ का प्रतिशत पहले से तय था, कौन से पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे, जैसे आपने बताया फोटो 18A में साफ लिखा था, तो फिर ये महाभर्ती अचानक एक कानूनी दलदल में कैसे फंस गई? गड़बड़ी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इस सवाल का जो सिरा है ना, वो हमें दिसंबर 2024 में मिलता है। अच्छा। हाँ, परीक्षा संपन्न होने के बाद 16 से 19 दिसंबर 2024 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसे हम डीवी कहते हैं। जी, डीवी। और यहां जो आंकड़ा सामने आया वो था 2231। अब ध्यान दें, सीटें 2025 थी, लेकिन बुलाए गए 2231 लोग। मतलब कुल सीटों से लगभग 200 लोग ज्यादा बुलाए गए। सही कहा। और प्रशासनिक भाषा में इसे बफर कॉलिंग कहते हैं। बफर कॉलिंग, क्या ये लीगल है? हाँ, ये पूरी तरह से वैध है। कोई भी सरकारी संस्था ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कुछ उम्मीदवार डीवी के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े जा सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। कुछ मेडिकल में बाहर हो सकते हैं, या कुछ लोग बस ज्वाइन करने ही नहीं आते। समझ गए। तो ऐसे में सीटें खाली ना रहें, इसलिए एक बफर रखा जाता है। नियम साफ कहता है कि डीवी में बुलाए जाने का मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है। तो उन 2231 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लिए। उन्हें तो यही लगा होगा कि अब बस कुछ ही दिनों में फाइनल लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही थी। और उनके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत लंबा ब्रेक लग जाता है। पूरे 1 साल का कानूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। जी, मामला सीधा कोर्ट पहुंच गया। हाँ, छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शिंकरानायन ने मोर्चा संभाला और मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया। और ये कानूनी लड़ाई कोई छोटी बात नहीं थी। इसने पूरी की पूरी भर्ती मशीनरी को रोक कर रख दिया। 1 साल के लिए सब कुछ होल्ड पर। बिल्कुल। फिर आखिरकार 1 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद 3 दिसंबर 2025 को न्यायालय का फैसला आया। और फैसला कैसा था? फैसला छात्रों के हित में तो था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन, या कह सकते हैं पेंच, जुड़ा हुआ था। और वो पेंच था नेपाल प्रकरण, जिसने इस पूरी बोरिंग सी प्रशासनिक कहानी को एकदम सस्पेंस फिल्म में बदल दिया। बिल्कुल, नेपाल प्रकरण ने सब उलझा दिया। न्यायालय के निर्देश और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच के आधार पर 10 ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थी थे जिनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया। मतलब उन्हें होल्ड कर दिया गया। हाँ, ये पूरा मामला पैसे के अवैध लेन देन और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ बताया गया। बाप रे। कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि इन 10 लोगों का भविष्य अब एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी ने 1 साल पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक किया हो। वो बड़े उत्साह से स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। ट्रेन आती भी है, लेकिन तभी पता चलता है कि पीछे के 2 डिब्बों की पुलिस जांच चल रहे हैं। सही उदाहरण है। और उस जांच के चक्कर में पूरी की पूरी ट्रेन को स्टेशन पे ही रोक दिया जाता है। जिन लोगों का इस नेपाल प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें भी उस जांच के खत्म होने और कोर्ट के फैसले का पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ा। हाँ, परेशानी तो आम छात्रों को ही उठानी पड़ी। खैर, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट न्यायपालिका या एसआईटी की जांच पर कोई सवाल नहीं उठा रही है। बिल्कुल नहीं। हम बस दोनों पक्षों के तथ्यों को जस का तस जो डेटा में है सामने रख रहे हैं। और एक विश्लेषक के तौर पे निष्पक्ष रहना हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। तो 3 दिसंबर 2025 को कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। 1 साल बाद। हाँ, और 8 दिसंबर 2025 को पहला फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। और पता है, इस रिजल्ट के जो गणितीय आंकड़े हैं ना, वे बहुत कुछ बयां करते हैं। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल। 2025 पदों के लिए जो पहला रिजल्ट आया, उसमें 1932 लोगों का चयन हुआ। अब अगर हम 2025 में से 1932 को घटाएं तो 93 रिक्तियां यानी 93 कुर्सियां खाली बच जाती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 93 खाली सीटों में वे 10 सीटें भी शामिल थीं जिन्हें एसआईटी जांच के कारण रिजर्व या होल्ड पर रखा गया था। मतलब बची 83 सीटें, लेकिन टेक्निकली 93 खाली थीं। हाँ। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसके ठीक 1 महीने बाद 7 जनवरी 2026 को इस प्रक्रिया का दूसरा चरण आता है। अच्छा, उसमें क्या हुआ?
उसमें कुछ विभागीय समायोजन या कह लें डिपार्टमेंट चेंज हुए और इस दूसरे चरण में 38 और पदों को भरा गया। 38 पद और भर गए। जी, अब अगर हम हिसाब लगाएं, 93 खाली सीटें थीं, उनमें से 10 रिजर्व वाली हटा दें और फिर 38 नई भरी गई सीटें हटा दें, तो कुल मिलाकर 45 सीटें अब भी पूरी तरह से खाली रह गईं। 45 सीटें। और यहीं पर ना हमें उस डेटा को बहुत ध्यान से देखना होगा जो अक्सर फाइलों के पन्नों में कहीं गुम हो जाता है। कौन सा डेटा? याद कीजिए दिसंबर 2024 में डीवी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था? 2231 लोगों को बफर कॉलिंग। बिल्कुल। अब देखिए 1932 लोग पहले चरण में चुने गए। हाँ, 38 दूसरे चरण में, यानी कुल चयन हुआ लगभग 1970 लोगों का। ठीक है। 10 लोगों का परिणाम होल्ड पर था। अगर हम 2231 की बफर लिस्ट में से इन सभी को हटा दें तो हमारे पास लगभग 251 ऐसे उम्मीदवार बचते हैं। ओह, हाँ, जिनके डॉक्यूमेंट चेक हो चुके थे। मतलब इस बात की गंभीरता को समझिए, 251 ऐसे छात्र जो पूरी तरह से वेरीफाइड थे। बिल्कुल। ये वे लोग थे जो कट ऑफ पार कर चुके थे, जिन्हें आयोग ने खुद योग्य माना था, वो बस मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा नीचे थे। और एक पूरे साल से उस वेटिंग लिस्ट में बैठे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि खाली बची हुई 45 सीटों पर अब उनका नाम पुकारा जाएगा। और प्रशासनिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब सीटें खाली होती हैं और आपके पास पहले से वेरीफाइड उम्मीदवारों का बफर मौजूद है तो आमतौर पर अगली लिस्ट उसी बफर से बनाई जाती है। यही तो कॉमन सेंस है। हाँ? लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं। यहाँ कहानी में असली ट्विस्ट आता है। दिन था 2 मार्च 2026। आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। बची हुई 45 सीटों को भरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक और लिस्ट निकाली गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि इस लिस्ट में उन 251 इंतजार कर रहे लोगों में से किसी का नाम नहीं था। क्या? एक का भी नहीं? एक का भी नहीं। आयोग ने 32 बिल्कुल नए उम्मीदवारों को बाहर से लाकर डीवी के लिए बुला लिया। अरे बाप रे। और आयोग के इसी एक कदम ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवालों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया होगा। सवाल तो उठेंगे ही ना। ये तो किसी भी सामान्य तर्क के एकदम खिलाफ है। बिल्कुल। जब 251 लोग पहले से गेट के अंदर खड़े हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन, कागजात, सब कुछ चेक हो चुका है, तो अचानक आप 32 नए लोगों को बाहर से लाकर सीधे वीआईपी एंट्री कैसे दे सकते हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमें दोनों पक्षों के तर्कों को समझना होगा। ठीक है, बताइए। छात्रों का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से जायज है। 1 साल का लंबा इंतजार, इतना मानसिक तनाव और फिर ये देखना कि बिना किसी स्पष्टीकरण के नए लोगों को मौका मिल गया, ये उनके लिए किसी भी एंगल से पारदर्शी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम प्रशासनिक पक्ष से सोचें तो इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं। जैसे कि? पहला संभावित कारण हो सकता है कैटेगरी मिसमैच। कैटेगरी मिसमैच? हाँ, यानी जो 45 सीटें खाली थीं, हो सकता है वे किसी विशेष आरक्षित श्रेणी की हों। अच्छा। और वेटिंग लिस्ट के जो 251 लोग थे, उनमें उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार बचे ही ना हों। पर एक मिनट रुकिए, ये तर्क गले नहीं उतरता। क्यों? एक बफर लिस्ट में 251 लोग हैं, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बात तो सही है। अगर हम सांख्यिकी या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इतने बड़े ग्रुप में हर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो फिर दूसरा प्रशासनिक कारण बैकलॉग एडजस्टमेंट हो सकता है। बैकलॉग? हाँ। और तीसरा, जो सबसे बड़ा संभावित कारण दिया जा रहा है, वो ये है कि शायद इन 32 नए लोगों के मार्क्स पुरानी वेटिंग लिस्ट वालों से ज्यादा रहे हों। लेकिन अगर इन 32 नए लोगों के मार्क्स वास्तव में ज्यादा थे तो उन्हें दिसंबर 2024 की शुरुआती बफर लिस्ट में क्यों नहीं बुलाया गया था? आप अचानक 1 साल बाद 32 नए टॉपर हवा से तो पैदा नहीं कर सकते ना। सही बात है। ये तो फिर उस कॉमन मेरिट लिस्ट वाले गोल्डन रूल पर ही सवाल खड़ा कर देता है, जो पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़कर बननी थी, जैसा फोटो 18I में लिखा था। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही जटिल तकनीकी प्रक्रिया सामने आती है जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत सुना है मैंने। क्या होता है ये? जब कोई परीक्षा कई अलग अलग शिफ्ट्स में होती है ना, तो हर शिफ्ट के पेपर का स्तर अलग हो सकता है। हाँ, कोई आसान, कोई मुश्किल। बिल्कुल, कोई पेपर आसान होता है, कोई मुश्किल। इस अंतर को बराबर करने के लिए एक जटिल सांख्यिकी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। जो आपके रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में बदल देता है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से रैंकिंग ऊपर नीचे हुई, तो उस फॉर्मूले और स्कोर को छिपा कर क्यों रखा गया?
यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना? जब आप एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिससे आम आदमी नहीं समझ सकता और फिर आप उसके नतीजे भी सार्वजनिक नहीं करते, तो वो फॉर्मूला एक जादुई छड़ी बन जाता है। हाँ, जिससे आप बिना जवाबदेही के किसी की भी रैंक बदल सकते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि संदेह गहराता जा रहा है। और ये संदेह तब और पुख्ता हो गया जब 19 मार्च 2026 को तीसरा फाइनल परिणाम सामने आया। ओहो, तीसरा परिणाम? उसमें क्या था? ये परिणाम तो और भी चौंकाने वाला था। 19 मार्च को 40 लोगों के चयन की सूची जारी की गई। 40 लोग? हाँ, 40। और इस 40 लोगों की लिस्ट में 29 लोग वो थे जो उस नई वाली 32 की लिस्ट से आए थे। बाप रे। और जो पुरानी वेटिंग लिस्ट थे जिसमें 251 लोग एक साल से इंतजार कर रहे थे, उसमें से केवल 11 लोगों को लिया गया। इस आंकड़े का प्रभाव देखिए। नई लिस्ट से आए लोगों की सफलता दर लगभग 90% रही। हाँ, 32 में से 29। बिल्कुल। जबकि जो लोग एक साल से अपनी बारी की राह देख रहे थे, उनमें से नाम मात्र का चयन हुआ। बिल्कुल ना के बराबर। 240 से ज्यादा छात्र अभी भी खाली हाथ बाहर खड़े हैं। ये विषमता ही छात्रों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो चलिए अब इस पूरी महाभर्ती के गणित का एक फाइनल ऑडिट करते हैं। हिसाब लगाते हैं। अगर हम अब तक भरे गए सभी पदों को जोड़ें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दिसंबर 2025 में 1932 लोग। ठीक है। जनवरी 2026 में 38 लोग। मार्च 2026 में 40 लोग। और 10 जो एसआईटी जांच वाले रिजर्व पद थे। हाँ, उन्हें भी जोड़ लें। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आंकड़ा 2020 पर आके रुक जाता है। कुल पद कितने थे? 2025। इसका सीधा सा मतलब है कि 5 कुर्सियां अब भी हवा में गायब हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। और जो जानकारी छन कर बाहर आ रही है ना, उसके अनुसार छात्रों का दावा है कि इन 5 बची हुई सीटों में से 4 ईडब्ल्यूएस श्रेणी की हैं। अच्छा। और 1 सीट सामान्य वर्ग यानी यूआर की है। अब सारा दारोमदार इन्हीं 5 सीटों और उस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अटिका है। बिल्कुल। उस प्रेजेंटेशन में जो सवाल उठाए गए हैं वे बहुत ही बुनियादी हैं। सबसे पहला सवाल, कट ऑफ कहाँ है? सही बात है। आयोग ने हर वर्ग के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कट ऑफ मार्क्स जारी क्यों नहीं किए? और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा स्कोर कार्ड्स का है। हाँ, जो 240 से ज्यादा छात्र अभी भी वेटिंग लिस्ट में अटके हैं, उन्हें उनके स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिए गए? उन्हें उनके रिजेक्शन का सटीक कारण क्यों नहीं बताया गया? ये तो उनका हक है। बिल्कुल। पारदर्शिता का बुनियादी नियम तो यही कहता है कि हर उम्मीदवार को यह जानने का हक है कि वो मेरिट में आखिर कहाँ खड़ा है। और वो जो 32 नए उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी, उसका आधार क्या था? क्या वे सामान्य वर्ग से थे? ये तो किसी को नहीं पता। अगर हाँ, तो क्या आरक्षण के रोस्टर और नियमों का सही तरीके से पालन हुआ? और सबसे अहम सवाल, विज्ञापन के अनुसार और फोटो 18 आई के अनुसार मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को मिलाकर बननी थी जी। क्या विषयवार कट ऑफ में कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखें, ये ऐसे सवाल हैं जो सीधा सिस्टम की विश्वसनीयता पर चोट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ से हमें 2 रास्ते नजर आते हैं जिन्हें हम समझने के लिए पाथ ए और पाथ बी कह सकते हैं। ठीक है, पाथ ए क्या है? पाथ ए है आयोग का अगला कदम। क्या इन 5 बची हुई सीटों के लिए कोई चौथी लिस्ट जारी की जाएगी? और अगर आती है तो क्या वो पुरानी लिस्ट के उन 240 छात्रों को राहत देगी या एक बार फिर कोई नई लिस्ट सामने आ जाएगी? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 5 सीटों को सीधे अगली भर्ती के लिए बैकलॉग में धकेल दिया जाए। हाँ, ये भी एक संभावना है। और पाथ बी है छात्रों का रुख। जो 240 से ज्यादा छात्र छूट गए हैं, वे अब क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है कि वे फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इस बार उनकी चुनौती का आधार केवल देरी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार वो अपारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, कट ऑफ का छिपाया जाना और उस नई 32 लोगों की डीवी लिस्ट की वैधानिकता, ये सब मुद्दे होंगे। ये पूरी स्थिति सच कहूं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और कोई भी इंसान जो इस विश्लेषण को सुन रहा है ना, उसे ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक परीक्षा या कुछ 100 नौकरियों का मुद्दा नहीं है। ये उससे कहीं अधिक गहरा विषय है। किसी भी आम इंसान को इस मुद्दे से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे प्रशासनिक ढांचे और उसकी जवाबदेही से जुड़ा है। देखिए, भर्ती प्रक्रियाएं किसी भी राज्य के सुशासन का आईना होती हैं। जब 1 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, हाँ। जब सैकड़ों युवा अपने दस्तावेज वेरीफाई करवाकर उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और फिर अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खेल के नियम बदल जाते हैं,
तो ये सिर्फ उन 240 छात्रों का नुकसान नहीं है, तो और क्या है? ये पूरी व्यवस्था के प्रति आम जनमानस के विश्वास का टूटना है। जब आप जानकारी छिपाते हैं ना, तो सिस्टम भीतर से चाहे जितना भी सही और तकनीकी रूप से सटीक काम कर रहा हो, बाहर से संदेह और भ्रष्टाचार की बू आना पूरी तरह से लाजमी है। बहुत सही बात कही आपने। इस महाभर्ती के सफर को अगर हम संक्षेप में समेटें, तो ये एक ऐसी बड़ी उम्मीद से शुरू हुई थी जिसने लाखों युवाओं की आंखों में सपने जगाए थे। बिल्कुल। लेकिन अंततः ये एक प्रशासनिक भूल-भुलैया, लंबी कानूनी लड़ाई और पारदर्शिता की भारी कमी का शिकार होकर रह गई। एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत सीधी हो सकती थी, हाँ, सिंपल सी। वो इतने जटिल मोड़ों से गुजरी कि आज तक इसके तार उलझे हुए हैं। देखिए, प्रशासनिक संस्थाओं के पास नियम बनाने और उन्हें लागू करने की शक्तियां होती हैं। लेकिन उन शक्तियों के इस्तेमाल में जो स्पष्टता और जवाबदेही होनी चाहिए ना, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी शर्त है। एकदम सच। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे चुभने वाला पहलू है। बिल्कुल। जरा सोचिएगा, जब कोई सरकारी संस्था अपनी चयन प्रक्रिया के फॉर्मूले को, अपने कट ऑफ को और अपने निर्णयों के आधार को सार्वजनिक करने से कतराती है, तो क्या वो केवल अपनी किसी मानवीय गलती को छुपा रही होती है, या फिर वो खुद एक ऐसे जटिल तकनीकी जाल में फंस चुकी होती है जिसे वो खुद भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पा रही? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में बस इतना ही।